जरा सोचिए, सालों की कड़ी मेहनत, एक एक पैसा जोड़कर बचाना, अपने परिवार के लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनाना, और फिर धीरे धीरे, बिल्कुल चुपके से उस पैसे की कीमत गिरने लगती है। और ऐसा इसलिए नहीं होता कि उसे खर्च कर दिया गया, नहीं, बल्कि इसलिए कि ये पूरा सिस्टम ही उसकी वैल्यू को बदल रहा है। 365 डेज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस चैलेंज में एक बार फिर से स्वागत है। अगले 30 दिनों तक हम दुनिया की सबसे शक्तिशाली फाइनेंशियल किताबों की समीक्षा करके अपनी फाइनेंशियल समझ को और भी गहरा करेंगे। और आज की हमारी किताब है सैफुद्दीन अम्मोस की द फिएट स्टैंडर्ड। ये किताब आज के ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम की परतें खोलती है और बताती है कि कैसे फिएट करेंसी हमारी इकोनॉमी और हमारे निवेश के फैसलों को शक्ल देती है। अब इस पूरी बात को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले एक बुनियादी सवाल को समझना होगा। आखिर ये फिएट मनी है क्या? तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। तो फिएट मनी, सीधी सी बात है, ये वो करेंसी है जो सरकारें जारी करती हैं, जैसे अपना रुपया या फिर डॉलर, यूरो और येन। अब देखिए, पुराने जमाने में सोना या चांदी जैसी चीजों का सिक्का चलता था, उनकी अपनी एक वैल्यू थी। लेकिन फिएट मनी के पीछे ऐसी कोई फिजिकल चीज नहीं होती। इसकी वैल्यू सिर्फ दो बातों पर टिकी है। एक, सरकार कहती है कि ये लीगल है, और दो, हम सब इस सिस्टम पर भरोसा करते हैं। अब इस स्लाइड में जो बात है वो बहुत दिलचस्प है। ये एक तुलना है। देखिए, एक तरफ है कमोडिटी मनी, जैसे सोना, जिसकी अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है और जिसकी सप्लाई लिमिटेड है, और दूसरी तरफ है फिएट मनी, जिसकी अपनी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। इसका पूरा का पूरा खेल सरकारी भरोसे पर टिका है और इसकी सप्लाई को सेंट्रल बैंक कंट्रोल करते हैं। और जानते हैं, यही वो बुनियादी फर्क है जो इसे इतना पावरफुल और साथ ही इतना रिस्की भी बना देता है। फिएट सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। सेंट्रल बैंक्स जब चाहें इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए पैसे की सप्लाई बढ़ा सकते हैं। मतलब जब भी जरूरत महसूस हो, नया पैसा बनाया जा सकता है। और ऐसा अक्सर आर्थिक संकट के समय ही होता है। लेकिन जब भी इकोनॉमी में नया पैसा आता है तो वो बाजार में लिक्विडिटी यानी कैश का फ्लो तो बढ़ाता है, पर वक्त के साथ ये इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को भी जन्म देता है। और ये महंगाई आपकी खरीदने की ताकत को कम कर देती है। पता है, ये एक ऐसे छिपे हुए टैक्स की तरह है जो बिना कोई कानून बनाए धीरे धीरे हमारी बचत की वैल्यू को खा जाता है। और ये स्लाइड ये बड़ी खूबसूरती से दिखाती है कि इसका असल मतलब क्या है। देखिए कैसे समय के साथ $100 की वैल्यू लगातार गिरती चली गई है। इसीलिए लंबी अवधि की फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए इन्फ्लेशन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चुपचाप हमारी संपत्ति पर असर डालता रहता है। लेकिन पैसे की ये जो सप्लाई है, ये सिर्फ महंगाई ही नहीं बढ़ाती, ये एक और चीज को हवा देती है, और वो है कर्ज। फिएट सिस्टम और कर्ज का बहुत गहरा रिश्ता है, और यह समझना जरूरी है कि यह सिस्टम खुद को चलाता कैसे है। आज की तारीख में सरकारें, बड़ी बड़ी कंपनियां और आम उपभोक्ता सभी कर्ज लेते हैं। सच तो यह है कि कर्ज ही इकोनॉमिक एक्टिविटी का सबसे बड़ा ड्राइवर बन गया है। इन्हीं लोन से इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, बिजनेस बढ़ते हैं और हाउसिंग मार्केट चलता है। लेकिन जरूरत से ज्यादा कर्ज फाइनेंशियल सिस्टम को अस्थिर भी कर सकता है। तो सवाल यह है कि इस पूरी व्यवस्था का कंडक्टर कौन है? वो है सेंट्रल बैंक्स। आज की मॉडर्न इकोनॉमी में सेंट्रल बैंक्स का रोल बहुत पावरफुल है। वो इस पूरे इकोनॉमिक ऑर्केस्ट्रा के म्यूजिक डायरेक्टर की तरह हैं, जो ये तय करते हैं कि धुन तेज होगी या धीमी। सेंट्रल बैंक्स तीन मुख्य चीजों को कंट्रोल करते हैं: ब्याज दरें, मनी सप्लाई और बाजार में लिक्विडिटी यानी कैश का फ्लो। ब्याज दरों को ऊपर नीचे करके वो उधार लेने और निवेश करने के फैसलों पर सीधा असर डालते हैं। जब ब्याज दरें कम होती हैं तो लोग ज्यादा कर्ज लेते हैं और खर्च करते हैं, और जब दरें ज्यादा होती हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी धीमी पड़ जाती है। एक निवेशक के नजरिए से देखें तो सेंट्रल बैंक की नीतियां स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट पर बहुत गहरा असर डालती हैं। चलिए अब देखते हैं कि इस पूरे सिस्टम का हम सबकी पर्सनल वेल्थ पर क्या और कैसे असर पड़ता है। तो एक सीधा सा सवाल मन में आता है कि जब मनी सप्लाई बढ़ती है तो ये सारा एक्स्ट्रा पैसा आखिर जाता कहाँ है? और इसी सवाल का जवाब संपत्ति और सैलरी के बीच की बढ़ती खाई को उजागर करता है। और इसका जवाब है एसेट इन्फ्लेशन। देखिए, जब सेंट्रल बैंक ब्याज दरें कम करते हैं तो उधार लेना सस्ता हो जाता है। ये पैसा ये अक्सर स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट जैसे फाइनेंशियल मार्केट्स में चला जाता है। नतीजा, इन एसेट्स की कीमत हमारी सैलरी बढ़ने की रफ्तार से कई ज्यादा तेजी से बढ़ती है।
ये ग्राफ पिछले 20 साल की पूरी कहानी को साफ-साफ दिखा रहा है। एक तरफ है सैलरी की ग्रोथ जो बहुत धीरे-धीरे बढ़ी है और दूसरी तरफ है एसेट्स की कीमतें जो रॉकेट की तरह ऊपर गई हैं। अब इससे होता क्या है? जिनके पास एसेट्स हैं उनके लिए तो ये एक ज़बरदस्त मौका है, लेकिन जो लोग सिर्फ अपनी सैलरी पर निर्भर हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये निकल कर आती है कि फिएट सिस्टम में अपने पैसे को बचाने के लिए एसेट्स यानी संपत्ति का मालिक होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि महंगाई के दौर में संपत्ति ही आपके धन की रक्षा करती है। तो अब जब हम समस्या को समझ चुके हैं तो इसका समाधान क्या है? ये आखिरी हिस्सा इसी समाधान पर फोकस करता है। फाइनेंशियल जागरूकता और सही रणनीति। सच ये है कि फिएट मॉनेटरी सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है। ज़्यादातर लोग इसे कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते। वो बस पैसा इस्तेमाल करते हैं बिना ये जाने कि ये काम कैसे करता है। लेकिन फाइनेंशियल अवेयरनेस यही वो चीज़ है जो एक एडवांटेज देती है। ये समझना कि पैसा कैसे काम करता है हमें बेहतर निवेश के फैसले लेने, अपनी खरीदने की शक्ति को बचाने और लंबी अवधि की रणनीति बनाने में मदद करता है। और ये सिस्टम रुका हुआ नहीं है, ये लगातार बदल रहा है। बार्टर सिस्टम से सोने तक, फिर फिएट करेंसी तक, और अब हम डिजिटल पेमेंट्स और क्रिप्टो करेंसी के एक नए दौर में कदम रख रहे हैं। इन बदलावों को समझना ही हमें आने वाले फाइनेंशियल माहौल के लिए तैयार करता है। तो द फिएट स्टैंडर्ड किताब से सबसे बड़े सबक क्या है? बहुत आसान 3 कदम। पहला, पैसे को समझिए। दूसरा, इन्फ्लेशन यानी महंगाई को समझिए। और तीसरा, एसेट्स में निवेश करिए। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की नींव इन्हीं 3 बातों पर टिकी है। पैसा सिर्फ लेन देन का एक जरिया नहीं है, ये पूरे इकोनॉमिक सिस्टम की बुनियाद है। ये समझना कि पैसा कैसे बनता है, ये इकोनॉमी में कैसे घूमता है और ये निवेश पर कैसे असर डालता है, ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के सबसे पावरफुल रूपों में से एक है। क्योंकि जब कोई इस मॉनेटरी सिस्टम को समझ लेता है तो वो उन ताकतों को समझ जाता है जो बाजारों और दौलत को शेप दे रही हैं। तो अब जब नियम पता है, सवाल ये है कि इस खेल को कैसे खेला जाएगा। जय हो, जय हो, भारत माता की जय।